अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आज बजट डे है तो ज़ाहिर है कि ये द रिव्यू स्पेशल है जिसमें हम बजट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये जो बजट पेश किया गया ज़ाहिर है कि इसका जो पस मंज़र है, एक तो कुछ माह पहले किसी को तवक्को नहीं थी कि ये एक इत्तेहादी गवर्नमेंट आएगी और मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर वज़ीर ख़जाना ये बजट पेश करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और शायद यही तवक्को की जा रही थी कि उन्हीं की गवर्नमेंट जो है वो आकर के ये बजट पेश करेगी। और गुज़िश्ता 2-3 माह में जो सियासी महाज पर जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है उसका एक मनफी असर आपकी मईशत भी पड़ा। तो इसलिए इस बजट से पहले कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के हालिया सालों में एक मुश्किल तरीन बजट होगा। ये बजट में वाकई क्या मुश्किल तरीन था, इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर था कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना जो उन्होंने बजट स्पीच की, वो उनके लिए काफ़ी आसान माहौल था, क्योंकि हमने पाकिस्तान में जब भी वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हैं तो उनको तकरीर करने नहीं दी जाती, क्योंकि रिवायती तौर पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो भरपूर एहतजाज करती हैं। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ जो अब अपोजिशन जमात है वो तो इस्तीफे दे चुकी है, वहाँ पे तो कोई अपोजिशन थी ही नहीं, तो बड़े आराम से सुकून से जो 35 सफ़ात पर एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर थी मिफ्ता साहब ने की और उसमें कोशिश की कि उन्होंने एक फील गुड फैक्टर दिखाने की। तो शहबाज, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो ये तो तय है कि सबसे पहले सारे लोग ये देख रहे थे कि क्या बजट किस तरह का आएगा, क्योंकि ये मुश्किल तरीन टफ इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो आपका वन वर्ड क्या है कि ये बजट कैसा है? क्या तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है या देयर आर सम सरप्राइजेस? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें पहले तो ये मुश्किल हालात का मुश्किल बजट है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की एक नज़र IMF के ऊपर थी और दूसरी नज़र उनकी आवाम के ऊपर और वोटर्स के ऊपर थी। तो उन हालात के अंदर उन्होंने एक मुश्किल वक्त में एक मुश्किल बजट देने की कोशिश की है, जिसमें जो हुकूमत है उसकी जो प्रायोरिटी लग रही थी कि वो स्टेबिलिटी लाना चाह रही है। वो बात की बात है कि जो नंबर्स हैं वो किस हद तक प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा, हुकूमत ने इस बजट के ज़रिए ये भी एक कोशिश की है कि वो एरियाज़ जहाँ पे माजी में पहले टैक्सेस नहीं लगाए गए, अगर लगाए गए हैं तो उनको वापस ले लिया गया है। उन एरियाज़ में भी हुकूमत ने टैक्सेशन की कोशिश की है। तो स्टेबिलिटी की तरफ पहला कदम है, लेकिन मुश्किल कदम है। अभी आप देखेंगे आइंदा कल से इसके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा। दरामदात के ऊपर भी टैक्सेस लगे हैं, आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर भी टैक्सेस लगे हैं। जो इजाफी टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नंबर्स की भी बात करते हैं, नंबर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ज़रा कि आम लोगों को समझाने के लिए कि ये क्यों मुश्किल बजट है, ज़रा कि आप तो कवर भी कर रहे थे कि अब जो टोटल हुजम है बजट का वो है 9,500 अरब रुपए। अब मेरे लिए जो स्ट्राइकिंग इसके अंदर वो चीज़ है, ज़ाहिर है कि एक तो इसमें 9,500 अरब रुपए में से 4,000 तकरीबन अरब रुपए आपने दे देने हैं जो सूद की मद में, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं है। कोई 1,500 अरब रुपए से ज़ायद आपने देने हैं दिफा में, और कोई 500 से जायद बल्कि 530 अरब रुपए आपने देने पेंशन्स में। तो 6,000 अरब रुपए तो सीधे सीधे ये हो गए। पीछे हमारे पास बचे 3,500 अरब रुपए, तो उसमें हम कैसे मुल्क चलाएंगे? देखिए, यही तो सारी गेम है इसके अंदर। अगर आप बजट के मोटे नंबर देखते हैं नाज़रीन, वंस हम एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, 9,500 अरब रुपए का बजट का हजम है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 4% ज़्यादा है। तो ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो एवरेज एक्सपेक्टेशन अगले साल की वो 11.5% है, तो क्या 11.5% महंगाई के वक्त में 4% खर्चों में जो इजाफा किया गया है ये प्रैक्टिकल है या नहीं? ये एक इसका मुश्किल तरीन पार्ट है। इसके ऊपर जो अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 9,500 अरब रुपए में से 3,950 अरब या 42% जो बजट का है वो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। इसके अलावा 1,523 अरब दिफा के ऊपर जाएगा। दिफा को इसके अलावा भी कोई 800 अरब रुपया के करीब, कोई 464 अरब रुपया एक है, कोई 395 अरब रुपया इसके अलावा पेंशन में मिलिट्री का। तो सारा मिला के ये दिफा के और दिफा से रिलेटेड जो हमारी चीजें हैं उसके ऊपर चला जाता है। तो हुकूमत के पास जो नेट रेवेन्यू बचता है वो बहुत कम है। जहां पे 4% एक्सपेंडिचर्स की बात हुई है उसमें इजाफे की, उसके साथ ही रेवेन्यू वाली साइड पे अगर महसूलात को देखते हैं तो उसकी हुकूमत ने कोशिश किया कि
24% उसमें इस साल इजाफा किया जाए, जो अगला माली साल शुरू होने वाला है। इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा जो एक इंक्रीज आ रहा है वो हमारा आ रहा है, उसके अंदर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका जो हदफ है वो 2000 अरब रुपए से थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है अगले माली साल में, जो इस साल के तकरीबन 1400 अरब के मुकाबले में देखें तो काफी ज्यादा बनता है। लेकिन कामरान इसके अंदर जो कैच ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्यों मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल नहीं है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो एक सबसे बड़ी चीज है, लोगों को ये भी समझा दें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है, आम लोगों को तो ये भी नहीं पता होता ना। अच्छा, इसके अंदर वो ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाती। जो एफबीआर टैक्स इकट्ठा करता है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। जो अदर देन एफबीआर होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है, पेट्रोलियम लेवी से जो हुकूमत को पैसा मिलता है, फिर मुख्तलिफ जो फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है वो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाता है। तो जो एफबीआर का हदफ है वो अगले साल का 7000 अरब रुपया है, तकरीबन 17% ज्यादा है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका हदफ जो है वो 2000 अरब रुपया है, वो तकरीबन 65% वो ज्यादा बनता है। इसके अंदर अनरियलिस्टिक क्यों है? हाँ, ये बात है कि अनरियलिस्टिक, यहाँ पे खबर भी है नाज़रीन। खबर ये है कि हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी है उसका जो रेट बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर से 50 रुपए फी लीटर करने का फैसला किया है। इस मद में जो हुकूमत को जो टोटल उसकी एक्सपेक्टेशन अगले साल में 750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी से मिलेगा, जिसमें तकरीबन 300 अरब रुपया जो इजाफी 20 रुपए फी लीटर जो लेवी लगी है उसका है। तो ये इसकी वजह से अब क्या हुकूमत 1 जुलाई से ये 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा सकती है या नहीं। और दूसरा उसके साथ ही आपको पता है कि 17% जीएसटी भी है, ऑल दो कि जीएसटी भी इस वक्त सिफर है, पेट्रोलियम लेवी भी सिफर है। इसके बावजूद आज जो पेट्रोल पाकिस्तान में बिक रहा है वो 210 रुपए फी लीटर के ऊपर बिक रहा है। तो कामरान ये एक बड़ी वजह है। लेकिन आप ये भी साथ नहीं बता रहे कि 210 रुपए फी लीटर अगर पेट्रोल बिक रहा है तो अभी भी शायद 9 रुपए सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर है, डीजल के ऊपर 23 रुपए है। तो ये लेवी और टैक्सेस की बात होती है जब ब्रेक इवन पे आप आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो 60 रुपए तेल की कीमतों में इजाफा किया, तो अगर वाकई ही ये रियलिस्टिक इनका टारगेट है 715 अरब रुपए इन्होंने पेट्रोलियम लेवी से लेने हैं, तो इसका तो मतलब है कि जो 750 अरब रुपया 750, तो इसका मतलब है कि तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का जो ट्रेंड बता रहा है, जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो तो इतनी जल्दी हल होते नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्राइसेस तो ऊपर जाएंगी। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर इतना जिगरा है कि अगर उस हिसाब से देखें तो शायद ये प्राइस तो कहीं 350 रुपए पर लीटर निकल जाएगी? आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए किसने की थी फी लीटर? मिफ्ता इस्माइल ने। जब वो वजीर खजाना 2018 में थे उस वक्त उससे पहले 10 रुपए लीटर था, 10 और 12 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको उठा के वो 30 रुपए फी लीटर के ऊपर ले गए। आईएमएफ का दबाव ये होता है कि आपका जो भी पाकिस्तान के कवानीन में जो भी टैक्स रेट्स है आप फुल चार्ज करें। तो उस वक्त ये 12 रुपए से उठा के इसको 30 पे ले गया, अब 30 से उठा के इसको ले गया 50 रुपए। अगर हुकूमत कल आपको ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करे, नहीं हम बढ़ाएंगे नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे, तो इस जस्टिफिकेशन को मेरे ख्याल आवाम को मानना नहीं चाहिए। उन्होंने पिछले तजुर्बे से सबक नहीं सीखा। गालिबन पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये जो ऑन गोइंग फिस्कल ईयर है इसके लिए मेरे ख्याल में कुछ 612 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में रखे थे, और मुझे नहीं लगता कि उसमें उन्होंने कुछ हासिल किया। बहुत कम कमिट भी किया आईएमएफ के साथ कि 4 रुपए फी लीटर जो है पर मंथ जो है वो हम इजाफा करेंगे, वो भी आपने नहीं। लेकिन इसके अंदर जो अगर बजट की डायरेक्शन की बात कर ले ना, ये इन्होंने अपने अहदाफ तो काफी मुश्किल इन्होंने सेट किए हैं। कोशिश की है कि आईएमएफ को भी अपीज कर ले, जो मुझे लग नहीं रहा कि नंबर्स के साथ आईएमएफ अपीज हो सकता है उसका। बल्कि मैं यही सवाल करने वाला था, क्योंकि ये क्या इसको आईएमएफ डिक्टेटेड बजट कहा जाए या आईएमएफ के साथ, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, या इसके बाद उनके साथ वो डिस्कशन करेंगे? मैंने जिस तरह शुरू में बोला ना, एक आंख जो मिफ्ता इस्माइल की थी आईएमएफ के ऊपर थी और दूसरी अवाम के ऊपर थी। मुकम्मल तौर पर आईएमएफ को मेरा ख्याल वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जो एक सैलरीड क्लास के लिए खुशखबरी भी है कि सैलरीड क्लास के जो रेट्स हैं वो अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो 47 अरब रुपए का सैलरी क्लास को हुकूमत ने रिलीफ दिया है, और 2 अरब रुपए का जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनको उन्होंने रिलीफ दिया है। जो बिजनेस क्लास है उसको, सैलरीड क्लास की जो मिनिमम इनकम टैक्स का जो थ्रेश होल्ड था 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। जो उसका मैक्सिमम रेट था वो 35% से कम करके इन्होंने 32.5% कर दिया। ना सिर्फ ये, हालांकि ये ना सिर्फ इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं उसके भी रेट्स कम कर दिए हैं। अब 7.5% से लेकर 32.5% का रेट है, और स्लैब जो है 12 से कम करके 7 कर। तो ये चीज आईएमएफ को मेरा ख्याल खुश नहीं करी। इसमें जो 2-3 चीजें ब्रेक से जाने से पहले नाज़रीन वो ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि हुकूमत ने कुछ काम अच्छा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का रियल एस्टेट का जो सेक्टर है
वो कभी भी उसको उस तरीके से टैक्स करने की कोशिश नहीं की गई जिस तरीके से हुकूमत ने की है। अगर आपके पास प्लॉट्स हैं, आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपके पास एक्स्ट्रा है, फार्म हाउसेज हैं और उसके कुछ इन्होंने खदोखाल तय कर दिए, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। प्लॉट्स को अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं तो उसके ऊपर 15% कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो तफसीलात हम आगे बताएंगे। बैंकों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानियों के जो असासे मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। लेकिन शहबाज मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये तो आगे चल के प्रोग्राम में इन डिटेल इन तमाम बातों पर डिस्कशन करते हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये जो बजट स्पेशल रिव्यू है जारी रहेगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट स्पेशल रिव्यू है ये, हम बजट का इन डिटेल पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले भी जैसे तस्करा कर रहे थे, शहबाज ने भी कहा कि इस गवर्नमेंट ने कोशिश की है एक बैलेंस करने की, कि एक तरफ IMF को सेटिस्फाई किया जाए और दूसरी तरफ जो महंगाई से पिसी अवाम है उनको भी कुछ रिलीफ दिया जाए। तो रिलीफ की अगर वो बात करें, ज़ाहिर है कि ये एक ऑब्वियसली एक मुश्किल बजट था, कोalition गवर्नमेंट थी। मसलन एक जो इवन के बजट से पहले ही हमने देखा कि कुछ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वहाँ पे एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, फिर वज़ीर इत्तलात वहाँ पे गई, उनको एश्योरेंस दी कि नहीं जी हम आपके रिलीफ के लिए और तनख्वाहों में इजाफे पे बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनल जो प्रपोजल था वो 10% तनख्वाहों का था। तो फिर सुना है कि कुछ काबीना के अरकान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंटरवेंशन पे उसको 15% कर दिया गया। ज़ाहिर काबीना पहले मंजूरी देती है, तो काबीना ने कुछ लास्ट मिनट इंटरवेंशन की है, कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की है, वो क्या हुआ है? हम रूटीन में भी एक्सक्लूसिव ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, रिव्यू की पहचान ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की है। एक तो ये तो आगे आगे 10% ही तनख्वाहों का उन्होंने 15% कर दिया, और एडहॉक जो अलाउंस था उसको उन्होंने मर्ज करने की उसमें दे दी। ये एक अच्छा उसके लिए और मेरे ख्याल से ये अनएक्सपेक्टेड था, गिवन द फैक्ट कि इतना ज्यादा प्रेशर अगर ना डालते सरकारी मुलाजमीन तो ये नहीं होता। कुछ बुनियादी चीजें नाज़रीन काबीना ने प्रपोज की हैं बजट में, जो FBR और वजारत खजाना लेके गई थी। उसमें कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ी उन्होंने एक चेंज की है कि जो FBR ने प्रपोज किया था कि 3.5% टैक्स लिया जाए कमर्शियल इंपोर्टर से, और उसको मिनिमम मतलब जितना भी वो 3.5% तो देंगे, उसके अलावा उनका जो इनकम और उनके अखराजात का असेसमेंट होगी और उसके ऊपर टैक्स होगा। काबीना ने यहाँ पे एक ये किया कि इसको रेट को 3.5 से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऑल्दो ये इन्फ्लेशनरी होगा, इसको फाइनल 4% दे के जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसको मजीद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कामरान एक काबीना ने इसमें चेंज करवाया। दूसरा, एक हाई अर्निंग जो ग्रुप है पाकिस्तान के, जिनके ऊपर 30 करोड़ रुपए की जिनकी सालाना आमदन है, उसके ऊपर 2% टैक्स लगा है। वजारत खजाना और FBR की तजवीज़ थी कि ये सिर्फ 1 साल के लिए टैक्स लगाया जाए जो मौजूदा हालात हैं, लेकिन काबीना ने यह फैसला आज किया कि ये 1 साल के लिए नहीं, ये टैक्स जो है वो जारी रहेगा, मतलब ये वन टाइम लेवी नहीं है। एक और जो बुनियादी जो उसमें चेंज करवाया काबीना ने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके ऊपर FBR ने प्रपोज किया था कि उसका जो मौजूदा रेट्स हैं सुपर टैक्स डालकर और उसका 35% रेट मिला के 42% कमर्शियल बैंकों का इनकम टैक्स का रेट था। काबीना की मुदाखलत पर, फैसले पर ये 42% से बढ़कर 45% हो गया। तो ये वफाकी काबीना का फैसला है। काबीना का ये ख्याल था कि जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं ये बेतहाशा मुनाफा कमा रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको कर्जा देता है, वही कर्जा ये वापस वफाकी हुकूमत को दे के उसके ऊपर 2 से 3% ये बैठे बैठाए पैसा बना रहे हैं, और इसके ऊपर ये रेट काबीना ने बढ़ा दिया। और इसके जो कुछ कैलकुलेशंस की जो फार्मूला होता है इसकी टैक्स कैलकुलेट करने का, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, वो भी अब उसमें भी कुछ टैक्स रेट चेंज हुए हैं। एक और जो चीज जो एक रिलीफ है FBR के लिए सेटबैक था कामरान, कि मोबाइल फोन्स की जो CKD किट जो उसके बाहर से आती है और फिर पाकिस्तान में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वजारत खजाना ने प्रपोज किया था 17% GST मोबाइल फोन्स के ऊपर जो उसकी CKD किट्स हैं। वफाकी काबीना ने यह तजवीज़ मुस्तरद की है। एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती थी, नहीं हुई। FBR ने प्रपोज किया था जो खाद है, जो बीज है, ट्रैक्टर्स हैं, इनके ऊपर 17% GST कर दिया जाए, लेकिन वफाकी काबीना ने फैसले किया कि नहीं, ये जो है बल्कि इस पे टैक्स रेट बढ़ाने की बजाय इसको टैक्स को 0 कर दिया जाए। और एक कामरान इसके अंदर जो एक और काबीना की इंटरवेंशन थी वो ये थी कि जो Tier 1 के रिटेलर्स हैं उनके जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो आप जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उससे आप जो चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर अभी 12% टैक्स है। तो FBR का ये ख्याल था कि मिस यूज हो रहा है कि आपका स्टैंडर्ड रेट 17% है और टेक्सटाइल के लिए 12% इन्होंने किया था जो FBR के सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। तो FBR की तजवीज़ थी इसको कर दिया जाए 17%।
काबीना नहीं मानी तो काबीना ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये एक चीज इसके अंदर मेरे ख्याल में पॉजिटिव है कि अमूमन तासुर ये है कि हमारी काबीना में बाज़ दफ़ा जो भी चीज़ें आती हैं तो बस वो सुकून से बैठ के जो भी आता है तो उसको अप्रूव करते जाते हैं। तो इट्स गुड कि जी काबीना के लोगों ने वहाँ पे माइंड अप्लाई किया कि जहाँ जहाँ उनको बेहतर उसमें जो भी तजावीज़ थी बेहतर करने का उसको उन्होंने किया। अब एक जो सबसे बड़ा हमारा मसला, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि कुछ इन्होंने नए मेजर्स लिए हैं, नए जो अनटैप्ड एरियाज हैं जहां पे उनको टैक्स करने की कोशिश की। अब जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट अगले साल के लिए इन्होंने रखा है वो है कोई 7,000 अरब रुपए का। डू यू थिंक कि ये रियलिस्टिक टारगेट है, ये अचीव हो सकता है? अच्छा, इसके ऊपर इसका जवाब देने से पहले एक और बड़ी खबर देते हैं। वो ये कि टोटल टैक्सेस कितने लगाए हैं वो तो अभी तक नहीं पता चला ना। तो नाज़रीन, जो इत्तेहादी जमातों की ये जो एक हुक्मरान जमात की जो हुकूमत बनी हुई है, इसका इन्होंने कितने आपके ऊपर टैक्सेस लगाए अगले माली साल में, उसकी जो टोटल हजम बनता है, हुकूमत ने 740 अरब रुपए के नए टैक्सेस प्रपोज किए हैं, जिसके अंदर 440 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो एफबीआर इजाफी इकट्ठा करेगा और 300 अरब रुपया इजाफी पेट्रोलियम लेवी से। तो ये मिला के कोई 740 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस अगले साल के लिए प्रपोज किए गए हैं। अब अगर देखिए कि जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली इसका अप्रूवल कितने का देती है, इसमें ब्रेकअप दे देते हैं कामरान, फिर आपके मैं सवाल का जवाब दूंगा। जो 440 अरब है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मैयर्स हैं 316 अरब रुपए के, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इन इट इज अ गुड थिंग कि आपने डायरेक्ट टैक्सेस को टारगेट किया, ऑल दो इसके अंदर भी बहुत सारे इनडायरेक्ट होते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, बट जो एक मेजर बर्डन हुकूमत ने कोशिश की है कि वो पाकिस्तान की सोसाइटी का वो तबका जो अफोर्ड कर सकता है या जो बेतहाशा पैसा बना रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, बाहर भी उनके असास हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो 440 अरब रुपए में से 316 अरब रुपए के टैक्सेस उनके ऊपर हैं। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के कुछ 90 अरब रुपए के मैयर्स हैं और कुछ 34 अरब रुपए के हैं कस्टम ड्यूटी के मैयर्स। तो जहां पे 440 अरब रुपए को टारगेट किया गया इनके इजाफी टैक्सेस का, वहां पे 85 अरब रुपए की रिलीफ भी हुकूमत ने दी है, जिसमें 47 बिलियन तो सीधा सीधा सैलरी क्लास का। तो जो नेट एफबीआर के एंड पे जो टैक्सेस हैं वो कुछ 355 अरब। लेकिन जो रिलीफ की आप बात करें, जो सब्सिडीज की बात करें, आप भी वो खबर कर रहे थे और अक्सर के इवन के जो गुज़श्ता जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कुल मिला के उन्होंने कोई 5,200 अरब रुपए की टैक्स एग्जाम्पशंस दी, और इवन के ये जो ऑन गोइंग या आउट गोइंग फिस्कल ईयर है इसमें भी कुछ 1700 अरब रुपए से ज्यादा एग्जाम्पशंस थी। तो उस हवाले से भी गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपनी तकरीर में जिक्र किया कि अब हमने इलीट को भी टैक्स करना है और उनका भी हक बनता है। तो क्या इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं? मुझे इसमें जो एग्जाम्पशंस है ना वो विड्रॉ होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एलीट को टारगेट जरूर किया गया थ्रू अदर टैक्सेशन मेजर्स। अच्छा, आपने जो पूछा था क्या 7,000 अरब रुपए का जो हदफ है वो रियलिस्टिक है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, वो हो सकता है। इस साल की जो कलेक्शन है इनकी वो 6,000 अरब रुपए एक्सपेक्टेड है। तो 6,000 अरब से जहां पे 11.5% महंगाई की शरह हो, 5% आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है, तो ये अच्छा खासा आपको यहाँ से मेरा ख्याल इनको हुकूमत को एडिशनल पैसा आ जाना चाहिए, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनके ख्याल में जो मौजूदा आपकी टैक्स की बेस और उसके ऊपर जो महंगाई की शरह वो सारा मिला लें और फिर आपके रुपया भी डिवैल्यू होगा। अगले साल का इन्होंने जो रेट एवरेज लिया है रुपए का वो 206 रुपए फी डॉलर लिया है, 206 रुपए एवरेज रेट है, इसका मतलब डिवैल्यूएशन और होगी। अच्छा, उसके ऊपर इन्होंने कोई 355 अरब के नेट मेजर्स लिए हैं, तो मुझे कोई इसके अंदर गैप नजर नहीं आ रहा। टैक्सेस वाले साइड पे मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। एक जो चीज है इसके अंदर, क्या आईएमएफ इससे इस नंबर से एग्री करेगा? क्योंकि उनकी तो हमेशा कोशिश होती है कि आप रेवेन्यू अपने बढ़ाएं, और पहले शायद फिगर भी आ रहा था कि 7,200 अरब रुपए का, 7,255 अरब रुपए आईएमएफ की डिमांड थी, इन्होंने कर दिया उसको 7,000 अरब। हुकूमत का ये ख्याल है कि जीएसटी शायद ये जीरो रखें पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, चूंकि पेट्रोलियम लेवी इन्होंने 30 रुपए से 50 रुपए कर दिया है। देखने वाली बात यह कि आईएमएफ आपको इजाजत देगा उसको 0% जीएसटी रखने की, यानी ये बड़ी चीज है। अब बड़े बड़े कुछ जो हुकूमत ने टैक्स के इकदाम किए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जैसे भी हम बात कर रहे थे इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ये इन्फ्लेशनरी होगा क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी अशिया दरामद होती है। मैंने चेयरमैन एफबीआर से सवाल भी किया, उनकी जो ब्रीफिंग थी क्या इससे महंगाई नहीं होगी, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्यों आप इसको टैक्स कर रहे हैं? उनका इसके ऊपर अपना एक मौकिफ था, क्योंकि जो इंपोर्टर है उसने तो पास ऑन कर देना है आम सारिफ, उसने कौन सा अपने, और है भी ये फाइनल, उन्होंने अपने खर्चे का कोई हिसाब भी नहीं देना। तो यही हुआ ना कि जो आपने एक रिलीफ दिया था कि एक जो टैक्स जो एग्जाम्पशन बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दी, उधर से 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई,
मतलब एक तरफ से आपने रिलीफ दिया और दूसरी तरफ से ले भी लिया। दो चीजें ना, एक तो ये और दूसरा जो पेट्रोलियम लेवी का रेट बढ़ गया। अच्छा, रिटेलर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने एक इफेक्टिवली टारगेट करने की हुकूमत ने कोशिश की है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। डायरेक्टली तो वो काबू नहीं आते, वो उनका तो ये हम हमेशा नुकसान में होते हैं। इनडायरेक्ट वे से उनको काबू करने की कोशिश की है। अगर एक जो छोटा और मीडियम दर्जे का जो दुकानदार है, अगर उसका माहाना बिजली का बिल 30,000 रुपया है तो उसके ऊपर 3,000 रुपये फिक्स्ड मंथली इनकम टैक्स है। अगर उसका बिल 50,000 रुपया है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये है। अगर उसका बिल 1 लाख रुपया है तो उसके ऊपर जो मंथली फिक्स इनकम टैक्स है 10,000 रुपये है। और इससे हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा 30 अरब रुपया इजाफी रिटेलर से हुकूमत लेगी, विच इज अ गुड स्टेप। हाँ, इसके अंदर एक इन्होंने ब्रैकेट रखी है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे कार डीलर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, एक्सपेंसिव वॉचेस का जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए इन्होंने कहा जी कि हम 50,000 रुपया पर मंथ हम उनसे टैक्स लेंगे। ये इनका इन्होंने कोशिश अच्छी की है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कह रहे थे नाज़रीन के, जो नॉन प्रोडक्टिव उनके ख्याल में इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हुकूमत ने 5% टैक्स लगा दिया है। 30 अरब रुपए का रेवेन्यू यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक आईनी सवाल पैदा होता है। आइन के तौर पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सूबाई सब्जेक्ट है, तो क्या वफाकी हुकूमत सूबे की जो उसकी आईनी उसकी एक लिमिट तय हुई है उसमें मुदाखलत करते हुए वहां पे ये टैक्स लेगी या नहीं, ये कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है। इसके ऊपर हम आइंदा आने वाले दिनों में नजर रखेंगे। एक और बड़ा अच्छा स्टेप हुकूमत मेरे ख्याल में इसमें अगर एक क्लैरिटी भी कर दें कि किन पे लगेगी, उसमें मेरे ख्याल में जो वजाहत की गई, उन्होंने कहा है कि अगर एक शख्स का लेट से एक घर है या एक प्लॉट है और उसके अलावा अगर उसकी मालियत गालिबन अगर 2.5 करोड़ है या 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको वो टैक्स किया जाएगा, ताकि एक वजाहत भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सा पैसा, वो ब्लैक मनी भी कह लें, जो इनफॉर्मल तरीके से लोग कमाते हैं, वो रियल स्टेट में पार्क हुआ हुआ है। और अगर उस पर इंप्लीमेंट होता है तो जाहिर है कि एक एक लोग हैं, उनके 3-3, 4-4 घर, 10-10, 20-20 प्लॉट्स हैं। एक घर है तो उस पर कोई नहीं, ठीक है। दूसरा घर है तो उसकी वैल्यू का जो 25 मिलियन रुपए तक उसकी अगर वैल्यू है तो वो माइनस हो जाएगी। 2.5 करोड़ बनता है मेरे ख्याल में, 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है। वो उससे हट के उससे ऊपर जो उसके पास जो भी आपके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है इमूवेबल, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जिसमें इन्होंने लिखा जो है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और फार्म हाउसेस जैसे इस्लामाबाद में बड़े बड़े हैं। लेकिन मैंने चेयरमैन एफबीआई से एक सवाल पूछा था जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल ये पूछा था कि आज से कुछ साल या 2 साल पहले, मेरा ख्याल पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, कि इस्लामाबाद की हद तक इन्होंने ये फार्म हाउसेस के ऊपर फिक्स 2 लाख से 4 लाख रुपए शायद टैक्स लगा दिया था। बाद में विड्रॉ हो गया था। और क्यों विड्रॉ हुआ था, मैंने वो कहा था कि जी आपको डीएचए से, बैरियर टाउन से कहीं से आपसे कोई प्रेशर्स वो उस वक्त आए थे तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, इसे अगले मैयर पे चलते हैं। 40 अरब रुपए का नाज़रीन ये मैयर है, 40 अरब रुपए का इजाफी टैक्स होगा। हुकूमत ने एक अच्छा काम करते हुए जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, जो प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त से पैसा बनता है, जो उसको इजाफी उसको गेन होता है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स रेट्स में तब्दीली कर दी है। अभी अगर आप प्लॉट 4 साल तक उसको रखते हैं और फिर बेचते हैं, उसके ऊपर 0 टैक्स है। उसको उस लिमिट को हुकूमत ने जो है वो बढ़ाकर 6 साल कर दिया कि आपको कम से कम 6 साल तक प्लॉट को होल्ड करना है अगर आप वाकई उसके ऊपर गेन के ऊपर 0 टैक्स देना चाहते हैं। उससे पहले जो रेट्स हैं वो 15% से लेके, अगर पहले साल बेच देते हैं 15%, फिर दूसरे साल 12.5%, फिर 10, 7.5% और चौथे साल जो है वो उसका रेट 5% हो जाएगा। 5% उसका 5% रेट हो जाएगा 5वें साल, छठे साल होगा 2.5% रेट। इस मैयर से 40 अरब रुपया मिलेगा। इसमें भी हुकूमत ने एक अच्छा काम यह किया कि अगर आप घर बना के बेचते हैं तो फिर आपको जो एग्जम्पशन है 4 साल बाद मिल जाएगी, और अगर आप अपार्टमेंट बना के बेचते हैं तो फिर आपको 2 साल बाद ये टैक्स। क्योंकि हमने ब्रेक में भी जाना है, मेरा इसमें एक जो सवाल है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? जो 2 नंबरी होती है, कोई डीसी रेट तो कोई मार्केट रेट, कौन डिटर्मिन करेगा? मतलब ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। नहीं, वो ठीक है, वो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, एटलीस्ट कागजों की हद तक तो अपने कानून को तो ठीक करें, पहले तो कानून ही ठीक नहीं था। आप ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाता, आप भी थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, क्योंकि आप काफी जो डिटेल लेके आ रहे हैं यकीनन अवाम के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है बजट के ऊपर मजीद जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट के ऊपर बात कर रहे हैं और अब जरा तस्करा करेंगे कि शहबाज ज़ाहिर है कि गुज़श्ता 3-4 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, एक तो जो रुपए की कदर में कमी हुई, आपको पता है कि गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ, गाड़ियों पे भी आते हैं जरा, नहीं गाड़ियों पे भी देखें, अभी आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जरा। आप अमीर लोगों का मसला यही है ना कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हो फिर टैक्स नहीं देते, लेकिन अभी जरा टैक्स तो प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का भी खत्म नहीं हुआ। अभी इस दफा हुकूमत ने दबा के प्रॉपर्टी वालों को पकड़ा, पता नहीं ये पिंडी से प्रेशर ले लेंगे। पिंडी में बड़े बड़े आपको पता है ना वो बैठे हुए वो प्रॉपर्टी टाइकून्स जो हैं, और जाहिर है कि इस्लामाबाद पिंडी की इस्लामाबाद, लाहौर, भी बहुत ज्यादा है, कराची,
अच्छा अच्छा, इसमें नाज़रीन जो लोग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है, मतलब जो अपने रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके लिए हुकूमत ने जो रेट है जब वो प्लॉट कोई खरीदते हैं उसके ऊपर अभी रेट है 2% विद होल्डिंग टैक्स का या इनकम टैक्स का, उसको बढ़ाकर 5% कर दिया और इससे हुकूमत को तवक्को है कि 20 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा प्रॉपर्टी सेक्टर से। इसके साथ ही वो अफराद जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं, फाइलर्स अपना टैक्स भी देते हैं, उसके साथ हुकूमत ने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती की है। 1% से बढ़ाकर 2% रेट कर दिया गया है और 45 अरब रुपए का जो इजाफी रेवेन्यू है, ये सेकंड लार्जेस्ट मैयर है जो हुकूमत ने लिया है। इसके अलावा जो बैंक है उसका हम बताते हैं, और सबसे मेजर इंपैक्ट जो है वो बैंकों के ऊपर आ गया अगले साल। एक और एरिया जहां पे कामरान हुकूमत ने कोशिश की है टैक्स इकट्ठा करने की, वो ये कि हुकूमत ने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया है वो पाकिस्तानी जिनके मुल्क से बाहर असासे हैं। अगर उनके पास बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी का घर है मुल्क से बाहर, उसके ऊपर भी 1% जिसको इनका ख्याल है कि कोई 8 अरब मिलेगा। और अगर इनका वहां पे कोई लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट के ऊपर भी लगा दिया, तो उसके ऊपर भी 1% है। यहाँ पे सवाल है कि टेक्निकली इज इट पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई ममालिक के साथ डबल टैक्सेशन का भी आ जाता है ना, अगर आप किसी और कैपिटल वैल्यू टैक्स है। अच्छा। मैंने ये पूछा था एफबीआर से, चेयरमैन से, उन्होंने कहा जी ये इनके वहां पर अगर किसी आपका लेट से यूके या किसी और मुल्क में वहां पे तो आप टैक्स दे रहे होंगे, दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे भी कैसे टैक्स देंगे? ये कैपिटल वैल्यू टैक्स है, उसका नाम आपने उसका दूसरा रखती, तो मतलब टेक्निकली ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल आप कवानीन की खिलाफवर्जी है, जो भी ट्रीटीज हैं वो वायलेट नहीं करेंगे अगर करना कॉल इनके के हम ले सकते हैं। अच्छा। ये चेयरमैन एफबीआर से मैंने पर्टिकुलरली पूछा कि हम ये ले सकते हैं वो। और दूसरा फिर आप अमीरों का जो एक है स्पेसिफिक टॉपिक, गाड़ियों के ऊपर टैक्स। नाज़रीन जो लग्जरी गाड़ियां जिसको हुकूमत कहती है 1600 सीसी से ज्यादा, ये अमीरों की गाड़ियां हैं, गरीबों की 1600 सीसी से कम होती हैं, तो उसके ऊपर जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी उसके ऊपर जो टैक्स रेट्स हैं 1600 सीसी से लेके 3000 प्लस जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स है उसको दुगना कर दिया गया फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए। इस वक्त जो 1800 सीसी तक का रेट था वो 75,000 था, उसको 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। और 2000 सीसी तक का रेट 1 लाख रुपया था, उसको 2 लाख रुपया कर दिया गया है। 2500 सीसी का रेट था 1.5 लाख, उसको 3 लाख रुपया कर दिया गया है। और 3000 सीसी तक का रेट था 2 लाख, उसको 4 लाख कर दिया गया है। और जो 3000 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ी है उसका रेट था 2,50,000, उसको इन्होंने कर दिया है 5 लाख रुपया। तो ये अमीरों की टैक्सेशन है। इसके साथ ही कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती कामरान, पावर्टी एलिवेशन टैक्स भी एक लगाया गया। नहीं, लेकिन एक इसमें और भी चीज है कि इन्होंने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी शायद टैक्स इंक्रीज किया। नहीं, इस पे कैटेगराइजेशन कोई नहीं की, ये तमाम गाड़ियां नहीं। आप इसके अंदर थोड़ा सा, इसके अंदर मुझे ये रजिस्ट्रेशन का है, क्योंकि जो मैं एक प्रपोजल पढ़ा था कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां जो लग्जरी जिसमें वो कहते हैं, अब जाहिर है कि हाइब्रिड जो ज्यादातर गाड़ियां वो बड़ी सीसी की हैं, बड़े इंजन की हैं। एक इसके अंदर मुझे थोड़ा सा हमारे यहाँ जो एक इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है, पिछली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहले रिलीफ दिया फिर वो वापस कर लिया, क्योंकि आपको ये भी डिसाइड करना है, क्योंकि आज जब मिफ्ता साहब बात कर रहे थे तो क्लाइमेट का भी चेंज का भी जिक्र किया, पूरी दुनिया हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। तो अगर आपने इंकरेज करना है तो जाहिर है कि उसमें भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के एक विजन, एक पॉलिसी बनानी होगी। मैंने वो प्रपोजल देखा नहीं है अभी, वो कस्टम्स का कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें शायद कोई चीज आ जाए। एक चीज जो हमने चेयरमैन एफबीआर से पूछी थी कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर अभी हुकूमत ने कुछ अशिया के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो उसमें कोई फर्दर कोई रद्दोबदल है? उन्होंने कहा नहीं, ये टेम्परेरी इंपोर्ट है, उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं है। एक तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, इसका मतलब 2 माह के लिए बैन था, तो शायद ये बैन खत्म हो जाए, क्योंकि IMF का इसके ऊपर इतराज था। अच्छा, अब एक पावर्टी एलिवेशन टैक्स लगाया गया है 2% का। अगर किसी की भी सालाना आमदन, किसी की भी कंपनी या फर्द, उसकी सालाना आमदन जो है वो 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसको 2% एक पावर्टी एलिवेशन टैक्स के नाम पर देना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे एक इतराज है। मेरा इतराज ये है कि जो गुर्बत खत्म करना है वो पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स का काम नहीं है, वो हुकूमत का काम है। तो ये अपना हुकूमत काम खुद करे। ये जो सोशल सर्विस है इसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो ठीक है, जिसको जो लोग जितना ज्यादा कमाते उतना ज्यादा टैक्स भी दे रहा है, उसके बाद हुकूमत अपना काम करे। लेकिन और इस एक मैयर से हुकूमत को 38 बिलियन रुपीस इजाफी आएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इतने अमीर लोग हैं जिनकी सालाना आमदन जो है, सालाना की बात हो रही है, सालाना 30 करोड़ मतलब उनकी आमदन, ठीक है, नॉट बैड। कंपनियां भी आ जाती हैं 38 अरब रुपए, कंपनीज भी उसमें आ जाती हैं, कंपनीज भी आ जाती हैं। तो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि जो ज़कात है वो हमारे से निकालें, हालांकि वो उनका अपना खुद कर सकते हैं। बैंकों को इन्होंने बिल्कुल टाइट किया है। सही, बैंकों का जो रेट है 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया है। और इसके साथ ही एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने अपने टाइम पे उन्होंने जो
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक की इन्वेस्टमेंट थी उनको रिलीफ दिया था, तो वो रिलीफ भी हुकूमत ने वापस ले लिया और बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैंने एफबीआर में भी बात की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बात की थी कि ये जो बड़ी बड़ी जो शार्क्स बैठी हुई हैं उनको टैक्स लगाने की जरूरत है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि इसमें फिर मुझे बताएं कि ये भी तो इम्कान है ना कि अगर आपने बैंकों के ऊपर जो मुनाफा वो कमाते हैं इतना टैक्स लगाया है, तो इस चीज की क्या जमानत है कि वो पास ऑन नहीं करेंगे? आम जो खातेदार हैं तो वो किसी और मद में हमारे से निकाल लेंगे। वो पाकिस्तान अगर अच्छा रेगुलेटर हो तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन क्या अच्छा रेगुलेटर है? आप तो पहले खुद भी कहते रहे कि कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर इस तरह की गेमें भी करते रहे, लेकिन उनको फायदा पहुंचाने के लिए। 2 स्टेप से बैंकों से इजाफी जो अगले साल हुकूमत को तवक्को है इसको आमदन की, वो 53 अरब रुपया है उसकी। तो आई लाइक मतलब ओवरऑल इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट ने कोई पॉलिटिकल विल दिखाई है कि उन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की। पहले नहीं, हालांकि अभी सिर्फ प्रपोजल्स हैं, बहुत से एरिया के आप प्रॉपर्टी की बात करें, हो सकता है कि कल जब प्रेशर आए, जब फाइनल फाइनेंस बिल आए तो बहुत सी चीजें मैंने ये खबर की थी, जब प्रपोजल था 42% का था, वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। काबीना ने 42 से 45% इसको करवाया। एक और IMF की एक बात हमने मान ली है यहाँ पे, जो प्राइवेट फंडेड ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम्स हैं उसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो अगर उसकी कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है तो उसको हुकूमत ने टैक्स कर दिया है। तो ये पेंशन्स को, जो प्राइवेट सेक्टर की पेंशन है उसको हुकूमत ने टैक्स कर दिया है और इससे 10 अरब रुपए का हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा। कामरान, ये तो था हमारा इनकम टैक्स का मेजर। नहीं, जो पेंशन की आपने बात की, पेंशन पे एक तो फंड भी बनाया ना कि पेंशन को हम कहते हैं एक ब्लैक होल है। और हमारे यहाँ एक अजीब बात है, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, कि हमारे यहाँ वैसे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो शायद उसकी 60-62 साल है, लेकिन जो हमारे पेंशनर हज़रात हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़ाहिर है कि उम्र दराज करे, वो देखें तो शायद वो 85-90, और कुछ लोगों का ख्याल है कि उसमें घोस्ट पेंशनर्स भी होते हैं, जो एक्चुअली जो पेंशनर्स आप देखें ना 530 अरब रुपए पेंशन की बात में जा रहे हो हर साल, इसमें इजाफा हो रहा है। 395 अरब तो आपका है आर्मी वालों का। तो और इसमें अब एक जो चीज है, इसमें जो 100 अरब रुपए का इन्होंने एक जो फंड बनाया है, इससे क्या वेरी गुड स्टेप। इससे क्या होगा? अभी जो पेंशन जा रही है वो बजट से जा रही है और दुनिया में ऐसे नहीं होता। जो अच्छे ममालिक हैं जहां पे पेंशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, वो एक पेंशन फंड बनता है, हुकूमत भी पैसा डालती है और फिर जो पेंशनर होता है जिसने बेनिफिट लेना वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो उसकी सीड मनी के लिए 100 अरब रुपया हुकूमत ने दे दिया है, विच इज वेरी गुड। वैसे इसके पीछे कोई ना कोई या वर्ल्ड बैंक होगा या IMF होगा, वो कल में पता लगा लूंगा, बट दिस इज वेरी गुड स्टेप। अच्छा, थोड़ा सा इससे कम हो सकता। स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। सिगरेट्स के ऊपर नाज़रीन फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट में थोड़ा सा मामूली सा रद्दोबदल किया गया है। 10 अरब रुपए का हुकूमत को रेवेन्यू होगा। इस वक्त जो रेट है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, 2 कैटेगरीज हैं, उसमें दोनों में इजाफा किया गया। एक कैटेगरी में 5200 रुपए रेट था पर 1000 सिगरेट्स, या इसको इस तरह कर लें कि उसका 5200 का रेट को इन्होंने 5600 कर दिया है, और जो 1650 कैटेगरी वाली सिगरेट थी 1000, उसका रेट इन्होंने 1850 कर दिया है। इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ ही इसके कुछ सेल्स टैक्स के भी कामरान मेजर्स हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर रिलीफ मेजर्स है। रेवेन्यू मेजर सेल्स टैक्स का एक ही है, विच इज अ गुड थिंग। इन्होंने सेल्स टैक्स के ऊपर लोगों का बोझ नहीं डाला, ऑल्दो पेट्रोलियम लेवी वाली साइड से इन्होंने चीजों को काफी टाइट कर दिया है। तो इन्होंने जो हुकूमत ने अभी ये किया है कि जो कंप्रेसर स्क्रैप है, मोटर स्क्रैप है और कुछ कॉपर कटिंग स्क्रैप होता है, मैन्युफैक्चरर जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर अभी 0% टैक्स था, तो उसको इन्होंने 3% कर दिया, 9 अरब रुपए का इसमें इनको जो होगा वो फायदा होगा। अच्छा, कुछ रिलीफ में ब्रेक ले लें या ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट होगा और उसमें अपनी ये बजट के हवाले से डिबेट है, डिस्कशन है, उसको वाइंड अप ही करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट के ऊपर बात कर रहे हैं और जाहिर है कि बजट पर तमाम लोगों की नज़र थी, खास करके जिस तरीके से हालिया हफ्तों में, महीनों में हमने देखा कि जो मुल्क में एक महंगाई का तूफान है, और जाहिर है कि ये महंगाई मेरे ख्याल में बढ़ने का मजीद भी खदशा है, क्योंकि के उसको एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश की मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कि हमने 11.5% रखा है, और शायद हालिया सालों में अगर आप देखें तो ये बहुत रेयर है कि आपने जो गवर्नमेंट ने अपना ओरिजिनल टारगेट ही इन्फ्लेशन का वो डबल डिजिट में रखा हो। नहीं, इसका मतलब वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, मजीद महंगाई होगी। देखें, ये पॉजिटिव स्पिन नहीं है, 11.5% एवरेज रेट है। इसका मतलब है कि आपके 12 माह में इन्फ्लेशन पॉजिटिव स्पिन ये कहा उन्होंने, कहा कि जो पिछले साल थी वो एवरेज जो आउट गोइंग है वो 11.3 थी, तो हमने 11.5 किया। टारगेट है, लेट्स होप ये अचीव कर ले। लेकिन अभी जो असेसमेंट्स आ रही हैं, फोरकास्ट आ रहे हैं, 15 से 17% मिनिमम इन्फ्लेशन रहेगी, 20% को भी टच कर सकती है, जो एनुअल एक मंथली रेट आपको आता है CPI का। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट 2-3 चीजों से आएगा।
मेजर आएगा, आपने जो पेट्रोलियम लेवी का रेट इंक्रीज कर दिया है, यहाँ से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी अगर वो इम्प्लीमेंट करते नहीं करते तो फिर IMF का दबाव है और उसमें प्रॉब्लम आएगा। दूसरा इनका जो इम्पैक्ट आएगा इंपोर्ट्स के ऊपर, जो इन्होंने टैक्सेशन में इजाफा किया कमर्शियल इंपोर्टर्स का, उससे इम्पैक्ट आएगा। फिर रुपए की कदर में जो कमी होगी उससे इजाफा, जो उसमें आपको जो चीज़ों की उसकी कीमतों की जो चीज़ें बढ़ेंगी वहाँ से आपको आएगा। लेकिन जहाँ पे इन्होंने अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ एरियाज़ में जाकर टैक्सेशन किया और राइट कुछ एरियाज़ थे जिस पे हुकूमत ने टैक्सेशन करने की कोशिश की है। लेट्स सी कि वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली उसको पास कर देती है। कुछ हुकूमत ने रिलीफ भी दिया है, जैसे भी हम पहले पार्ट में बात कर रहे थे कि काबीना ने इंटरवेंशन की, जो बीज है फसलों का उसके ऊपर 17% जो टैक्स था उसको इन्होंने जीरो कर दिया है। ठीक है, ये काबीना ने 17 से जीरो करवाया और 10 अरब रुपए का इस पे हुकूमत को हिट पड़ेगी। फिर ट्रैक्टर्स के ऊपर अभी 5% सेल्स टैक्स था, इसको भी हुकूमत ने जो है वो जीरो कर दिया, 3.5 अरब का तकरीबन इसको में हुकूमत को नुकसान होगा। एक बहुत ही अच्छा कदम हुकूमत का सोलर पैनल्स के ऊपर हुकूमत ने जो उसकी इंपोर्ट्स और लोकल सप्लाई दोनों के ऊपर 17% GST था। पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा एक सेंसलेस किस्म का डिसीजन लिया था। पिछली गवर्नमेंट का कसूर नहीं था, IMF ने आपसे करवाया था। और जब ये मेयर्स चेयरमैन FBR बता रहे थे कि हमने ये काम कर लिया, तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि IMF का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। पहले भी जो आपका सवाल था कि 1757 अरब रुपए की इनकम टैक्स टोटल टैक्सों की छूट इस माली साल में दी गई है, तो अब उसमें कुछ ये वापस भी हुई, तो ये दोबारा जब रिस्टोर होगी तो IMF इस पे रिएक्ट कर सकता है। लेकिन इट्स अ गुड स्टेप, हुकूमत को ये करना चाहिए। अद्वियात के ऊपर भी कोई टैक्स उसके जो उस अद्वियात के जो कुछ उसके जो फार्मूलाज होते हैं उसकी इंपोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटीज थी, वो इन्होंने कुछ कम किया, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट वो मैं बताता हूं अभी उसका। फिर आपका जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स थे उसकी जो इंपोर्ट्स थी उसके ऊपर भी पिछली हुकूमत ने 17% GST लगा दिया था, उसको इन्होंने जीरो कर दिया, विच इज अगेन अ गुड स्टेप। अब हॉस्पिटल्स के ऊपर भी आप GST इस तरह लगा रहे हो, वो भी चैरिटेबल। UN डिप्लोमेट्स एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था पिछली गवर्नमेंट ने। आपको याद है कि हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी जो सप्लाईज थी उसके ऊपर 17% GST लगा दिया था। तो फिर जब हमने वो खबर की वो चीज़ें पॉइंट आउट हुई और फिर डिप्लोमेट्स ने भी श्योर किया, उनका जी हम आपको वियना कन्वेंशन के तहत आपके ऊपर भी टैक्स लगाएं, या फिर इस तरह के कुछ उन्होंने थ्रेट्स किए थे। तो वो जो 17% GST लगाया गया था उसको 0% कर दिया गया। अच्छा किया हुकूमत ने, क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और ये रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि अगर आप उनके डिप्लोमेट्स को फैसिलिटी दे रहे हैं तो सेम फैसिलिटी जो आपके डिप्लोमेट्स हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए जो कस्टम्स आपके इसका जो प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट होती है पावर जनरेशन के लिए, उसके ऊपर भी पिछली गवर्नमेंट ने 17% GST लगा दिया था, उसको इन्होंने जीरो कर दिया। और ये जो चीज है ये CPEC से भी रिलेटेड है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC के मुआहदे की खिलाफवर्जी थी, 17% GST ये वापस हो गया, तो चाइना का यहाँ पे एक जो इशू है वो एड्रेस हो गया। आगे पीछे कस्टम के कुछ मेजर्स हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कस्टम्स के ऊपर हुकूमत ने रिलीफ देने की कोशिश की है, मुख्तलिफ डाइज हैं। जो पैकेजिंग सेक्टर है उसको जो कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज वो हुकूमत ने कम की हैं और उसके ऊपर जो हुकूमत को 2 अरब की हिट पड़ेगी। इसलिए फार्म्स के लिए मशीनरी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर भी हुकूमत ने जो ड्यूटीज़ हैं वो उन्होंने कम की हैं या ख़त्म की हैं। और जो मुख्तलिफ फ्लेवरिंग पाउडर्स हैं उसके ऊपर जो है जो फूड प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं उसके ऊपर हुकूमत ने ड्यूटीज़ कम की हैं। और जो टैरिफ है आपकी मुख्तलिफ किस्म के जो IV लीव्स हैं, एक्सट्रैक्ट पाउडर्स हैं, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ उनके रेट्स को इन्होंने कम किया है। और बाकी कोई इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है रिलीफ की हद तक। हाँ, जो फार्मास्यूटिकल का आप पूछ रहे थे, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर उसके कोई 26 उसके जो वेरियस उसके हैं इंग्रेडिएंट्स जो अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर हुकूमत ने उनको टैक्सेस में जो ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर रिलीफ दिए। कुछ इन्होंने मेजर्स भी लिए हैं, जिसमें एक जो सबसे बड़ा मेजर जो मैं भूल ही गया उसमें तो असल गेम है, जो आपका पेट्रोल इंपोर्ट होता है उसके ऊपर इस वक्त है 10% कस्टम ड्यूटी। ठीक है, हुकूमत ने 10% कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है और उसकी जगह पे 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है, जिससे हुकूमत को 30 अरब रुपए का रेवेन्यू मिल गया। फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क इसका ये है कि चीन से जो पाकिस्तान दरामदात करता है उसके ऊपर 0 ड्यूटी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। तो जो तेल कुछ ऑयल रिफाइनरीज वो गल्फ कंट्री से भी खरीद रही थी तो वो चीन की पोर्ट से घुमा के ले आती थी, उसके ऊपर 10% ड्यूटी वो चोरी करती थी। तो ये उन्होंने उसको CD खत्म करके कस्टम ड्यूटी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है। तो यहां से चोरी रोककर
जो कि एक अच्छा कदम है इनका। इन्होंने 30 अरब रुपए अगर यहाँ आप पे चीन रेवेन्यू के जरिए भी लाने की कोशिश करेंगे तो आपको 10% रेगुलेटरी ड्यूटी हर सूरत में और इसी तरह कुछ और एक दो चीजों पर इन्होंने आरडीज लगाई। तो आई थिंक वो ये अगर आप ओवरऑल इसको सम अप करते हैं, मैं सम अप, क्योंकि एक दो चीजें हमने डिस्कस भी नहीं की ना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है कि दो के जो ये आउटगोइंग फिस्कल ईयर है, अपेरेंटली तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 6% आपने ग्रोथ अचीव कर ली, बाकी सारी चीजें अच्छी थी। जो सबसे बड़ा मसला है ट्विन डेफिसिट और करंट अकाउंट खसारा और फिर बजट खसारा, इन दो चीजों को टैकल करने के लिए, ये तो रूट कॉज है ना आपकी मईशत के। तो क्या आपको इनका कोई प्लान नजर आया कि इनको करेंगे? बिल्कुल आखिर में करेंगे। जब बजट की इम्प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि ये बजट काबिल अमल नहीं है, मैं नंबर्स की हद तक बात कर रहा हूं। हुकूमत ने प्राइमरी बजट का जो वो सरप्लस शो कर दिया कोई 152 अरब रुपए का, ठीक है। आईएमएफ आपसे इसलिए ये करवाता है ताकि हुकूमत को कर्जे कम लेने पड़े, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। अब नंबर्स आपने ऐसे बना के दिखा तो दिए हैं कि 152 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस होगा, ओवरऑल जो हुकूमत का जो खसारा होगा कोई 3800 अरब रुपए का होगा, वफाकी हुकूमत का खसारा होगा 4600 अरब रुपया। तो जब आप उधार लेते हो और आपकी फिस्कल एक्सपेंशन होती है, 1% बजट डेफिसिट अगर हो, उसके लिए कहा जाता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट उसकी वजह से बढ़ता है वो 0.3% ऑफ द जीडीपी बढ़ता है। तो इनका कोई 5% का है, तो आप देख ले यहां से इसका जो सीधा सीधा इसका एडिशनल इंपैक्ट 1.5% उसका जितना भी आता है, तो 1% ऑफ द जीडीपी डॉलर टर्म्स में है 4.1 अरब डॉलर। तो 6 से 7 अरब डॉलर अगले साल जो आपका करंट अकाउंट खसारा होगा वो होगा सिर्फ आपके बजट खसारे की वजह से, इकोनॉमिस्ट कहते हैं। और लेकिन मुझे इस बजट में ऐसे इकदाम नजर नहीं आए जिससे हुकूमत जो है ओवरऑल करंट अकाउंट खसारे को पे काबू पा लेगी। लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कल के प्रोग्राम। बिल्कुल, क्योंकि कल हस्बे रवायत जो हो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो भी कुछ चीजें जो मुबहम रह जाती हैं तो उसको गवर्नमेंट के वज़रा कोशिश करते हैं कि उसमें क्लैरिटी दें। तो कल जब ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो यकीनी तौर पर हम उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।